So let's learn a little about triangles, circles, and cylinders. The statement on your screen is saying that third side of a triangle is always less than the sum of the other two sides and more than their difference. Video को pause करो and think about it. Uh, if it's true, and if it is, why is it true? So if you reach the conclusion that it is true, you're right. I'll explain how. और फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो साइड्स हैं यार, 2 और 10, ठीक है। अब जो थर्ड साइड होगी वो उसकी लेंथ ये होगी जो मैं डॉटेड में बना रहा हूँ। अगर मैंने इस साइड की लेंथ को ज्यादा करना है तो मैं 2 को एंटी क्लॉकवाइज इस पर्टिकुलर केस के अंदर वहां पे ले जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टर्न करके यहाँ पे ले जाता हूँ, थर्ड साइड की लेंथ ज्यादा होगी। करते 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 मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूँ कि मैं 2 वाली साइड को बिल्कुल इन लाइन विद द 10 वाली साइड कर दूं। और अब टेक्निकली जो थर्ड साइड है वो ये है, लेकिन ये अब ट्राइंगल नहीं रह गया, राइट। इसको ट्राइंगल बनाने के लिए इस 2 वाली साइड में मुझे थोड़ा सा इंक्लाइन चाहिए था टू मेक इट अ ट्राइंगल। तो अगर मैं उसको लाइन बना देता हूँ तो थर्ड साइड की जो लेंथ है वो टेक्निकली 12 आती है, बट वो ट्राइंगल नहीं रहेगा। सो यहाँ से पता चलता है कि ट्राइंगल के अंदर थर्ड साइड जो है उन दोनों की लेंथ के सम के इक्वल नहीं हो सकती, बिकॉज दैट विल गिव यू अ लाइन, राइट। सो सम से वो कम होगी। सिमिलरली ये चीज़ हमने कर दी कि वो सम से कम होगी। इसी 2 और 10 की एग्जांपल को मैं लेता हूँ और अब थर्ड साइड की लेंथ को मैं कम करता जाता हूँ। 2 को इधर ले आया, फिर इधर ले आया, फिर इधर ले आया। एक टाइम आया बिल्कुल मैंने 2 को उस पर लिटा दिया। तो अब जो थर्ड साइड है वो टेक्निकली यहाँ से यहाँ तक है, राइट, इन साइड्स के एंड्स तक, which should be 10 minus 2 8, लेकिन again it's a line, and to maintain it a triangle I'll have to give it some sort of छोटा सा एक incline। तो इसका मतलब है उनके डिफरेंस से हमेशा ज्यादा ही होगी, क्योंकि जब उसके ऊपर आ गई है तो मिनिमम लेंथ हो जाएगी थर्ड की, लाइन बन जाएगी। थोड़ा सा ऊपर भी जो होगा ना तो उस डिफरेंस से ज्यादा होगा। सवाल के अंदर आपको एरिया फॉर ट्राइंगल बताया हुआ है कि इट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और आपसे पूछा हुआ है कि यार फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब इसमें दो ट्राइंगल्स मुझे नज़र आ रहे हैं लेकिन सॉलिड बाउंड्रीज में ये है, तो मैं डायरेक्ट कॉन्नोटेशन पे जाता हूँ कि इसी का एरिया मांगा हुआ है। 1/2 इंटू बेस, बेस इज दिस 7 इंटू द हाइट, हाइट होती है बेस लेवल से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉप तक। तो हाइट यहाँ से बेसिकली इस लेवल तक होनी चाहिए जो कि 1 है, क्योंकि इसी लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉप तक दिया हुआ है। सो देयर यू गो, there's your area. So let's get you familiar with some GRE के फेवरेट ट्राइंगल्स। इनमें से एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें बेसिकली एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्रीज का होता है, और उस एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू लुकिंग एट दिस ट्राइंगल फ्रॉम, आप इस वाली साइड को अगर आप नीचे से देख रहे हो तो आप बेस भी कह सकते हो, और फिर इस साइड को आप परपेंडिकुलर कह दोगे। अगर आप इस ट्राइंगल को यहाँ से देख रहे हो तो आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कह दोगे। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक थ्योरम है मशहूर ज़माना, कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम, which by the way is only applicable to right angled triangles. Pythagoras theorem basically says कि अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा।
यहाँ पे एरिया दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, उसकी हाइपोटेन्यूज भी दी हुई है। तो लेट्स जस्ट हैव सम विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हाइपोटेन्यूज 12 है, एरिया 28 है। अच्छा, और पैरामीटर फाइंड आउट करना है हमें। बेस का और परपेंडिकुलर का नहीं पता, लेकिन पैरामीटर बाउंड्री की लेंथ होती है, यानी कि हमने बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस 12 फाइंड आउट करना है कि क्या है। एक फार्मूला तो जो मेरे जहन में आ रहा है दैट इज एरिया का, क्योंकि एरिया दिया हुआ है। सो लेट्स जस्ट डू दैट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इन दिस केस द परपेंडिकुलर। that comes out to be, yep, 28. So b p का प्रोडक्ट जो है वो 56 आ गया। दूसरा आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 12, तो 12 का स्क्वायर इज 144 इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो नाउ आई हैव टू इक्वेशंस। अच्छा, एक तरीका तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि मैं यहाँ से b को या p को फॉर डार्ट मैटर निकाल के 56/p इस वाली इक्वेशन में प्लग इन करूँ, बट वो स्क्वायर्स हैं, इट विल बी लेंथी। सो आई जस्ट शेयर a tip with you which I basically realized while I was specifically solving geometric questions. ये जो तीन formulas है ना, a square minus b square which breaks down into a plus b multiplied by a minus b, and the formula a plus b whole square जिसको हम लिख सकते हैं a square plus b square plus 2ab, and this third formula a minus b whole square जिसको we break down as this. These will be your best friends especially when it comes to geometry. तो अब मैंने बेसिकली b plus p का सम देखना है ना, और मुझे उसका प्रोडक्ट और उनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है। तो लेट्स जस्ट एक्सपैंड दिस फार्मूला, क्योंकि मैंने b plus p देखना है। So b plus p whole squared can be written as this. This thing, as you can see, is 144 plus 2 into bp. bp is 56. This gives you 256, यानी कि b plus p का whole square is 256, which leads to the conclusion कि b plus p का जो sum है वो 16 ही होना चाहिए। I mean, एक रूट इसका -16 भी आता है, लेकिन दो लेंथ्स का सम -16 नहीं हो सकता। Let's just plug that in here. So 16, b plus p is 16, plus hypotenuse was 12 equals 28. इस राइट एंगल ट्राइंगल का पैरामीटर भी 28 है।
सो इस पर डायरेक्ट कॉन्नोटेशन तो ये कि x निकालना है क्योंकि दैट्स द ओनली अननोन दैट वी कैन सी। अब एक जो जहन में मेथड आ सकता है, हमें 12 लेंथ दी हुई है एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड जस्ट इन केस यू डिडंट नो कि जिस लाइन के दरमियान में नंबर लिखा हो ना वो उस लाइन की लेंथ होती है। तो ये 12 इस लंबी लाइन के दरमियान में लिखा हुआ है तो ये इसी की लेंथ है। एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि 7 और 3 को यूज़ करके ये वाली लेंथ निकाल लें, फिर इस लेंथ को 12 में से सब्ट्रैक्ट करें और ये लेंथ निकाल लें, फिर ये लेंथ भी आ जाएगी। 3 तो हमारे पास वैसे ही है और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा डेफिनेटली। तो हम ये लेंथ निकाल लें और फिर एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बट इसमें अब फिर हम फंस जाएंगे क्योंकि द अननोन नीडेड फॉर माई अननोन, यानी कि this line की length which is needed for x is also unknown. So let's just think of a different strategy. इसके एरिया को भी हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन को टिल्ट करो इस तरह से कि जो 12 वाली साइड है ये आपके फ्लोर से पैरेलल हो जाए, यानी कि बेस की तरह लगे आपको, यानी कि यहाँ से आप देखो तो ये 1/2 इंटू 12 बेस इंटू हाइट, हाइट होता है बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टिप तक का, इंटू 3 ये एरिया हो जाएगा। और इसी एरिया को, इस बड़े ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इसी एरिया को हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो आई मीन अगेन इफ यू कैन टिल्ट योर स्क्रीन मेकिंग 7 पैरेलल टू द ग्राउंड and 1/2 7 becomes the base into the height। अब इस बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टिप तक जो है वो आपको दिया हुआ है, दैट्स x, क्योंकि इसी बेस को एक्सटेंड किया हुआ था and this is the perpendicular distance till the tip। So this gives you 36/7 as the value of x। Another frequently appearing triangle on the GRE is isosceles triangle, iso 2 celes same। So basically इस triangle के अंदर दो sides जो हैं वो same होती हैं। अगर आप इसको visualize करो, for example अगर आप अपने हाथ से एक triangle बनाओ, इन दोनों attach these points। अब जो थर्ड लेंथ है वो मेरी इस फिंगर और इस फिंगर के दरमियान में बन रही है, राइट। और इस थर्ड लेंथ को नोटिस करो कि मैं जितना बड़ा करूंगा उतना ये वाला एंगल जो है वो बड़ा होता जाएगा, राइट। तो इसके अंदर यानी कि वो जो सामने वाली ऑपोजिट लेंथ है उस पर डिपेंड करता है ये एंगल। अगर वो ऑपोजिट लेंथ सेम है तो उनके फिर ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। अनदर थिंग टू नोटिस अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल इज कि जो थर्ड एंगल है ये वाला, इसका जब आप एक बाइसेक्टर गिराते हो तो एक तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और वो जो इस थर्ड लेंथ है इसको एग्जैक्टली हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हैं इनमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और ऑफ कोर्स फिर उनके सामने वाले जो एंगल्स हैं क्योंकि वो उतने 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 ही खुले हुए हैं सेम होंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को निकालने का ये एक शॉर्टकट फार्मूला है जो कि अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 2 दफ़ा पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये एक 30 60 90 का ट्रायंगल बन जाएंगे दो। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को आप इससे निकाल सकते हो। अगर ये भूल जाती है तो आप सिर्फ एरिया को जहन में रख लो और ये आपको पता है कि एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है ए कॉमन ले लो, पीछे क्या रह जाता है दिस, सो दिस हैज टू बी द हाइट। 30 60 90 एक और जेआरई का फेवरेट ट्राइंगल है। इसमें एक एंगल 30 का होता है, एक 60 का होता है और एक 90 का होता है। और डेफिनेटली जो 30 वाली साइड है क्योंकि सबसे कम एंगल है तो ये सबसे कम लेंथ होगी, तो ए सबसे छोटी है। 60 वाली साइड उससे बड़ी है, 90 वाली साइड सबसे बड़ी है। और इन साइड्स में जो रेशो है वो 1/√3/2 है। मुझे ये रेशो याद नहीं रहता था तो मैंने एक अपना मेथड बनाया हुआ था और वो ये था कि ए के सामने का एंगल 30 डिग्रीज है इस केस में, बी के सामने वाला 60 है और सी के सामने वाला 90 है। मैं रेशो इनकी ले लेता था जो कि 1 2 3 आती थी और मैं कहता था कि बस यार इस रेशो के एंड में स्क्वायर रूट लगाना है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो लेट्स जस्ट पुट इट बैक इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सो दिस वाज जस्ट माय वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। इफ यू कैन memorize it without this strange method, good for you।
45 90 का जो ट्राइंगल है उसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दो एंगल जो है 45 के हैं, तो उसका मतलब उनके सामने वाली, वो दोनों इक्वल है ना, तो उनके सामने वाली जो साइड्स हैं, जो इस केस में ए और बी हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ऐसे ट्राइंगल की जो साइड्स के अंदर रेशो होता है वो 1:1:√2 होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको ए की लेंथ दी हुई है कि वो 12 है, तो आप बी और सी की भी लेंथ बता सकते हो, क्योंकि ए को 12 बनाने के लिए आपको पूरी रेशो को 12 से मल्टीप्लाई करना है। दैट गिव्स यू 12:12:2। मुझे इसकी भी रेशो भूल जाती होती थी, और मैंने 45 वही वाला काम इत्तफाकन यहाँ पे भी चल रहा है। 1:1 रेशो बन जाता है, मैं स्क्वायर रूट लगाया, ascending order डिस्टर्ब नहीं हुआ, and I would be like, this is the ratio. And इत्तफाकन this just works for 30 60 90 के triangles and 40 45 90 के triangles. Before we go into solving more questions, कुछ baby steps हैं which I would recommend कि आप follow कीजिए। एक तो ये कि यार first of all cannot emphasize it enough, draw a big neat diagram। अगर आप घर पे GRE दे रहे हो तो आप scrap paper यूज़ कर सकते हो, अगर आप सेंटर पे दे रहे हो तो आप you will have an unlimited supply of it, make use of it। एक center aligned बड़ी सी neat diagram बनाओ, right? दूसरा ये कि जो चीज़ लेबल हो सकती है उसको लेबल करो। मतलब मेरे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एंगल 90 है और ये 60 है। अब तीसरा लेबल नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो 30 होना चाहिए, सो लेबल दैट। थर्ड ये कि आइडेंटिफाई करो द अननोन, जो आपके जो क्वेश्चन में पूछे गए अननोन के लिए आपको चाहिए। जैसे इफ़ यू गो बैक टू द क्वेश्चन जहाँ पे वो एक्स निकालना था हमने, जिस ट्राइंगल में आई थिंक एक लेंथ 12 थी और 3 7 थी, उसके अंदर मैंने एक मेंटल मैप बनाया कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, एंड देन आई रियलाइज कि देयर इज एन अननोन नीडेड फॉर माय अननोन व्हिच आई डू नॉट नो, व्हिच आई कैन नॉट कैलकुलेट एक्चुअली, सो आई जस्ट डिडंट इवन गो डाउन दैट राउट। लास्टली ऑफ कोर्स बी क्रिएटिव, और क्रिएटिव होने का एक जो टिप है वो ये है कि एरिया को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रायंगल्स, डिफरेंट एंगल्स से देखना सीखो।
इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास जहन में डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं। एक जो है वो ये कि लेट्स जस्ट स्टार्ट विद राइटिंग व्हाट दे आर सेइंग कि इक्विलैटरल है, ए बी सी इक्विलैटरल है और एक साइड उसकी वन दी हुई है, तो यानी कि ये भी वन होगी और ये भी वन होगी, और उसके एंगल जो हैं वो भी 60 डिग्रीज के होंगे तीनों। इसी तरह जो सी डी ई ट्राइंगल है वो भी इक्विलैटरल है, तो यानी कि उसके भी तीनों एंगल 60 के होंगे। अच्छा, अब x जो है वो इस लेंथ के दरमियान में लिखा हुआ है, तो दिस शुड बी द लेंथ दैट वी आर सपोज टू कैलकुलेट। इसी रीजन पे फोकस करते हैं। ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 का होगा, उसमें ये 60 का है टुकड़ा तो ये 30 का हो जाएगा, तो यू हैव अ 60 का एंगल, 30 का एंगल एंड डेफिनेटली थर्ड एंगल 90 का होगा। और ऐसे ट्रायंगल के अंदर जो रेशियो होता है वो होता है 1/√3/2 साइड्स का। हमें इसकी कोई साइड पता लग सकती है। लेट्स सी, ऊपर से एक लाइन गिरी हुई है जो नीचे 90 का एंगल बना रही है, तो वो बाइसेक्टर होगी ना, तो यानी कि वो इस वन वाली लेंथ को जो ए से बी तक है उसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगी। यस, तो दिस शुड बी 0.5, दिस शुड बी 0.5। सो डी से बी तक की जो लेंथ है वो हमें पता है, यानी कि 90 के सामने वाली लेंथ हमें पता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 वाली लेंथ हमें पता है वो 0.5 है, यानी कि 1/2 है। तो हमने इसको 1/2 बनाना है, तो पूरी रेशियो को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स डू दैट। सो 1/4 square root 3/4 and this turns into 1/2 as we intended it to. हमने x निकालना है, x 30 के सामने वाली साइड है यानी कि सबसे छोटी साइड है, तो x की वैल्यू इज 1/4। एक तो ये मेथड है। दूसरा जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मैं वो एक शॉर्टकट फार्मूला यूज करके ये हाइट निकाल सकता हूँ। अब ये हाइट जो है वो सी डी ई की लेंथ है, तो मेरे पास ये और ये भी आ गए। अब फर्दर सी डी ई की हाइट निकाल सकता हूँ वही फॉर्मूला यूज करके, तो ये आ जाएगा। और उसको मैं वन में से, जो कि ये टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक सी बी, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। अच्छा, इसमें एक अजम्पशन मैं ले रहा हूँ कि यार ये 90 का एंगल होगा ना, तभी ये हाइट बनती है। थिंक अबाउट इट एंड कि ये 90 का होगा या नहीं होगा, एंड देन वी कैन मे बी हैव अ डिस्कशन इन द क्वेरी क्लास।
ऑलराइट, सो एरिया ऑफ ADE 16 है, यानी कि ये एरिया जो है वो 16 है। एरिया ऑफ CDE 12 है, यानी कि ये एरिया जो है ये 12 है। और आपने निकालना है एरिया ऑफ BCD। लेट मी जस्ट मार्क दैट। तो ये BCD ये एरिया निकालना है। अच्छा, अगर इस ट्राइंगल BCD को देखो और एक और ट्राइंगल में सी डायग्राम में मार्क कर रहा हूं ADC, इस ट्राइंगल को अगर आप देखो तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो बेस है ना वो DC है, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की जो बेस है वो D से C तक है, और दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो AD है। हाउ डू आई नो दैट? हमें बेस तो नजर आ रहा है, हाइट का मुझे इतना पता है क्योंकि बेस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके कोई कह सकता था कि यार अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर गया है लेकिन इस लाइन में इंक्लाइन नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है तो वो हाइट नहीं होगी, लेकिन ऊपर भी उन्होंने मार्क किया है कि वो 90 है, तो हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, एरिया भी सेम होगा। ट्राइंगल ADC का एरिया क्या बनेगा? इन दो छोटे ट्राइंगल्स का एरिया इसका और इसका ऐड करने से बनेगा, और अगर हम वो करते हैं तो वी गेट 16 + 12 28, which should also be the area of the triangle BCD. So do we have 28 here? Yes, we do. Just add it to your arsenal कि एक लाइन जो कि ट्राइंगल की किसी एक साइड से पैरेलल होगी वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, सेम प्रोपोर्शंस में डिवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन बनी हुई है ये पैरेलल है इस लाइन से, और बाकी साइड्स हैं ABCD, तो ये जो दोनों साइड्स को जिन प्रोपोर्शंस में डिवाइड किया जा रहा है वो इक्वल है, यानी कि A/C जो है वो इक्वल होगा B/D के। सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई नो अबाउट सर्कल्स अदर देन द फैक्ट कि वो गोल होते हैं। एक तो ये है कि अगर सर्कल के अंदर एक लाइन आप कोई भी बनाते हो जो दो एंड्स को ज्वाइन कर रही है या उनको टच कर रही है तो उसको हम कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कहते हैं। अब मैं एक कॉर्ड ये बनी हुई है, एक कॉर्ड में ये बना सकता हूँ, एक में ये बना सकता हूँ, एक कॉर्ड होगी जो बिल्कुल सर्कल के सेंटर से गुजरेगी जो कि सबसे बड़ी कॉर्ड होगी और उसको हम डायमीटर कहते हैं। सेंटर जो है हमेशा आपको या तो एक क्रॉस से मार्क किया हुआ होगा या उस पर लिखा हुआ होगा कि इट्स द सेंटर। सो इस पूरे सर्कल का मैं एरिया निकाल सकता हूँ πr² से। अब r क्या है? r इज बेसिकली द रेडियस। ये पूरी लेंथ जो है वो डायमीटर है, और उसका हाफ अगर आप करते हो तो वो उसका रेडियस है, राइट? सर्कमफेरेंस जो है वो इस सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है, जिसको ट्राइंगल के केस में हम पैरामीटर कह रहे थे उसी को हम यहाँ पे सर्कमफेरेंस कह रहे हैं। तो दैट इज 2πr। एज यू कैन सी कि ये जो डायमीटर है पूरा, जो उसका हाफ करो तो r आ रहा है, तो मैं इस 2 r को बिकॉज यू नो अगेन r इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, मैं d भी लिख सकता हूँ πd। पाई की मैथ के अंदर डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, GRE के ऊपर जस्ट यूज 22/7।
अच्छा, सवाल में कहा गया है कि 4 सर्कल्स, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन है जहां आपने बताना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है या दोनों इक्वल हैं या हम नहीं बता सकते। एनीवे, तो 4 सर्कल्स को इंस्क्राइब किया गया ऑन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद नो स्पेस इन बिटवीन एंड नो ओवरलैप, which means that they are just touching. So let's make a circle. Just assume that's a circle. और उसका एक डायमीटर है जिसमें हमने 4 सर्कल्स इंस्क्राइब किए हुए हैं इन इस तरीके से कि उनके दरमियान में कोई गैप भी नहीं है और ओवरलैप भी नहीं है, यानी कि दे आर जस्ट टचिंग। अच्छा, क्वांटिटी ए है कि आप बताओ सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। अब लार्जेस्ट सर्कल इस डायग्राम के अंदर यही वाला है, और अगर इसके हम डायमीटर को हम d कह देते हैं तो सर्कमफेरेंस उसका 2 पाई बेसिकली पाई d आ जाएगा। Let's just skip 2 पाई पाई d। अंदर वाले जो सर्कल्स हैं उनके डायमीटर्स को हम d1 d2 d3 d4 कह देते हैं। So sum of the circumferences of the inner 4 circles would be pi d1 इसका circumference प्लस अगले वाले का pi d2 प्लस pi d3 प्लस pi d4, and if I take this pi common तो d1 plus d2 plus d3 plus d4 आ रहा है जो कि बड़े डायमीटर की इक्वल है। So both of these quantities are equal. सिमिलर क्वेश्चन, उसी तरह 4 सर्कल्स को इंस्क्राइब किया गया डायमीटर के ऊपर, और बोला ये गया है कि उनमें गैप है और क्वांटिटीज़ भी वही हैं जो कंपेयर की जा रही हैं। तो अगर हम उसको बनाते हैं, आई मीन लास्ट टाइम गैप नहीं था तो वो अंदर के डायमीटर्स ऐड होके बाहर वाला डायमीटर दे रहे थे। अब गैप है तो ये जो अंदर के डायमीटर्स ऐड होंगे d1 d2 d3 d4 they will not be equal to d, the bigger circumference, मतलब बड़े वाले सर्कल का, they'll be less than this। तो जो circumference of the largest circle होगा that will be bigger। यहाँ पे वही क्वेश्चन है और उन सर्कल्स को आप ओवरलैपिंग करवा दिए। अब ओवरलैपिंग में अगेन जब बिल्कुल वो टच कर रहे थे तो अंदर के डायमीटर्स का सम बड़े वाले डायमीटर की इक्वल आ रहा था। अब जब ओवरलैप करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल ओवरलैप कर रहा है तो अब ये जो लेंथ है वो 2 दफ़ा काउंट हो रही होगी, यानी कि ये जो डायमीटर्स के अंदर के सम है वो बड़े वाले सर्कल के डायमीटर से ज़्यादा हो जाएंगे। सो द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ द इनर 4 सर्कल वुड बी ग्रेटर।
आई थिंक द आंसर हेयर शुड बी के वी कैन नॉट से, क्योंकि अब तो सर्कल्स जो हैं वो इंस्क्राइब्ड है ही नहीं डायमीटर पे ना। तो अगर मैं इस तरह से एक सर्कल बनाता हूँ, अब वो चार सर्कल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें मुझे नज़र आ रहा है कि क्वांटिटी ए ठीक होगी, वो जो बड़ा सबसे सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगा। लेकिन वो चार सर्कल्स जो हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि दो सर्कल्स ऐसे बने हुए हों, मतलब उनका डायमीटर ऐड होके बड़े वाले का डायमीटर दे रहा हो, यानी कि सिर्फ उन दोनों के सर्कमफेरेंसेस ऐड होके बड़े वाले का सर्कमफेरेंस आ रहा हो, बट देन यू हैव टू मोर, तो फिर क्वांटिटी भी बड़ी हो जाएगी। सो द आंसर इज दैट दिस रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। अगर मैं सर्कल के सेंटर से, जो कि यहाँ पे P है, दो रेडियसेस ड्रॉ करता हूँ, तो वो सर्कल को दो सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। अब एक सेक्टर तो ये है जो कि छोटा है, तो हम उसको माइनर सेक्टर कह रहे हैं। अब उस सेक्टर की जो बाउंड्री लेंथ है वो भी छोटी है, तो उसको हम माइनर आर्क कह रहे हैं। और एक सेक्टर जो है वो ये है, अब ये सेक्टर एज यू कैन सी बड़ा है, तो उसको हम मेजर सेक्टर कह रहे हैं, उसकी आर्क को हम मेजर आर्क कह रहे हैं। आर्क का ये एक नेमिंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर ये सी पॉइंट ना होता और ए भी आर्क की बात होती, तो कोई ए बी को ये भी कह सकता था और कोई ए बी को ये भी कह सकता था। तो फिर आर्क के लिए, एक आर्क के लिए वो एक फ्लोटिंग पॉइंट दे देते हैं, उस आर्क को ए भी कह दिया, इसको ए सी भी कह दिया। अगर तो आपने मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूं कि जो माइनर आर्क के सामने वाला एंगल है, माइनर एंगल जो है वो 120 है और दूसरा 240 है, सर्कल के अंदर एक 360, टोटल एंगल 360 का होता है। तो आप इसको यूं देख सकते हो कि जो टोटल सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है, यानी कि उसका जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर है, राइट। अब मेजर, अगर और उस पूरे सर्कमफेरेंस के अगर मैं 360 टुकड़े करता हूं, 360 करता हूं, राइट, डिवाइड करके 360 से, तो उसमें से माइनर आर्क के पास इस केस में 120 होंगे, तो यानी कि उसका एंगल ऊपर आ जाएगा, तो 120 इन डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर कर दो या पाई डी कर दो, और जो मेजर आर्क की लेंथ होगी वो ये होगी, यानी कि उसके पास 240 टुकड़े आएंगे। सो 240 बाय 360 इंटू 2 पाई आर और पाई डी, वट एवर यू लाइक। सिमिलरली अगर हम आते हैं एरियाज पे, तो एरिया पे भी यही होगा कि पूरे सर्कल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर इस एरिया को मैं 360 पीसेस में डिवाइड करता हूँ, तो जो दोनों सेक्टर्स के रिस्पेक्टिव एंगल्स होंगे उतने बिट्स ऑफ एरिया उनके पास होंगे। यानी कि इस केस में मेजर आर्क का एंगल 240 है, सो 240 आउट ऑफ 360 पीसेस ऑफ एरिया मेजर सेक्टर के पास होगा। यहाँ पे कहा है कि द रेशियो ऑफ माइनर आर्क टू मेजर आर्क इज 1:5। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ एन एग्जाम्पल सर्कल जिसके अंदर ये हो रहा है। 1:5 का मतलब क्या होगा? 1:5 का यही मतलब होगा कि अगर ये अगर x एंगल है तो फिर ये 5 टाइम्स x होगा। और फाइंड अ सेंट्रल एंगल ऑपोजिट टू द मेजर आर्क। तो मेजर आर्क यानी कि बड़ी वाली आर्क ये है, the central angle opposite to this is 5x. So let's calculate 5x. अब मुझे ये पता है कि मैं 5x को x में ऐड करूंगा तो 360 आना चाहिए, क्योंकि सर्कल का टोटल सेंट्रल एंगल जो है 360 होता है।
दैट गिव्स मी 60, दैट इंटू 5x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 60 300। लेट्स जस्ट थिंक ऑफ अ सिनेरियो जहाँ पे सेंटर से मैंने इस तरह से 2 पॉइंट नीचे गिराए हुए हैं और फिर उन 2 पॉइंट से जो है ना ऊपर की तरफ इस तरह ज्वाइन किया हुआ है। या इसको आप यूं भी देख सकते हो कि ये एक आर्क है, एक छोटी आर्क है, इसके एंड पॉइंट से एक एंगल जो है मैंने सेंटर पे बनाया हुआ है y, और एक एंगल जो है वो मैंने सर्कमफेरेंस पे बनाया हुआ है x। कौन सा x और y में से एंगल बड़ा होगा? पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट। अगर तो आपका आंसर ये था कि जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है वो बड़ा होगा, यू आर रॉन्ग। क्योंकि आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, एक सेंटर पे एंगल बन रहा है और जो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है उसमें लाइक लेंथ ज़्यादा होगी तो ये दोनों साइड्स करीब आएंगी इफ़ यू विजुलाइज इट। तो ये जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल है वो छोटा होगा, सेंटर वाला बड़ा होगा, और रिलेशनशिप ये होगा कि सर्कमफेरेंस वाला जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल का एग्जैक्ट हाफ होगा। इसी तरह अगर एक ही आर्क है, अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि वो आर्क अगर सेंटर में कर रही है और सर्कमफेरेंस में कर रही है, एक एंगल बना रही है, तो उनका क्या रिलेशनशिप होगा? अब एक ही आर्क सर्कमफेरेंस पे ही मल्टीपल एंगल्स बनाएगी तो वो हमेशा सेम होता है। अब जैसे ए बी के एंड पॉइंट से यहाँ पे ए बना हुआ है और उन्हीं एंड पॉइंट से यहाँ पे एक और एंगल बना हुआ है, वो भी ए होगा। मैं कोई और एंगल बना दूं इस पे, वो भी ए होगा। इस आर्क से बेसिकली मैं जितने एंगल्स बनाऊंगा, मतलब उसी सेम साइड पे, क्योंकि ये सारे इस आर्क को फेस कर रहे हैं, तो वो सारे ए ही होंगे। इसके बरक्स दो एंगल्स जो कि ऑपोजिट आर्क सर्कमफेरेंसेस पे बनाए, उनका सम 180 आता है। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, अब उसके अंदर एक आर्क मैंने ये बना दी, ठीक है। अब इस आर्क के एंड पॉइंट से मैंने ये एंगल बना दिया, इस एंगल को x कह देते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो दूसरी आर्क बन रही है वो ये बन रही है, और इसके एंड पॉइंट से मैं इधर सर्कमफेरेंस पे एक एंगल बनाता हूं और उसको मैं y कह देता हूं। अब ये दोनों ऑपोजिट आर्क्स से सबटेंडेड एंगल्स हैं और इनका सम जो है वो हमेशा 180 होगा। इसको एक और तरीके से भी आप देख सकते हो कि अगर एक सर्कल के अंदर मैं कोई भी कॉर्ड बनाता हूं, कोई भी कॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉर्ड बना दी, अब इस कॉर्ड से मैं इस साइड पे एक एंगल बनाऊं सर्कमफेरेंस पे और एक इस साइड पे बनाऊं, तो ये एंगल अगर ए है और वो बी है तो ए प्लस बी का सम 180 डिग्रीज होगा। सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 80 है, एक्स दिया हुआ है। अब इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो मैं ए सी बी आर्क को देखता हूं, अब उसके एंड पॉइंट्स ने एक तो यहाँ पे एंगल बनाया हुआ है, क्योंकि अगेन ये 80 का एंगल जो है ना वो
फेस उस ए सी बी को कर रहा है। और अगर उसने एंड पॉइंट्स पे बनाया होता, मतलब ये एंगल भी ए सी बी को फेस कर रहा है, तो ये 40 होता। देन आई नो कि आई मीन इफ आई ड्रॉ दिस कॉर्ड, तो इस कॉर्ड से एक एंगल जो वहां पे बना हुआ है और एक एंगल जो यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि x, उन दोनों का सम, यानी कि x प्लस 40 जो है वो 180 होना चाहिए। तो x हैज़ टू बी 140। इसी क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और वो ये है कि x का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो सेंट्रल, क्योंकि x एक सर्कमफेरेंस में बन रहा है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, वो ये बनता है। क्योंकि x और ये एंगल, ये दोनों को, दोनों के दोनों जो हैं वो इस आर्क को फेस कर रहे हैं, राइट? अब ये एंगल क्या होगा? ये होगा 360 माइनस 80, जो कि 280 बनता है। और हमें पता है कि अगर एक आर्क एक एंगल सेंटर पे बना रही है, यानी कि जैसे ये ए डी बी आर्क है, ये एक एंगल सेंटर पे बना रही है, ये वाला, और इसी के एंड पॉइंट से एक एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है एक्स, तो वो जो सर्कमफेरेंस वाला है वो हाफ होगा सेंट्रल एंगल के, यानी कि वो 280 का हाफ होगा। अगेन दैट गिव्स यू 140 एज वेल। एक्स फाइंड आउट करना है। um, अगर मैं इस कॉर्ड को देखूं तो मुझे पता है कि एक एंगल उसने ये एक्स बनाया हुआ है, तो दूसरी साइड पे जो एंगल होगा, यानी कि ये वाला, उसको मैं एंगल टी कह देता हूँ। तो एक्स प्लस टी का जो सम है वो 180 डिग्रीज होना चाहिए। अच्छा, कैन आई फाइंड दिस टी आउट? लेट्स लुक एट दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एक एंगल तो 100 दिया हुआ है, और इन मार्किंग्स का मतलब होता है बेसिकली ये जो सिंगल डैश वाली लाइंस हैं ये आपस में इक्वल हैं, और जो डबल डैश वाली लाइंस हैं ये आपस में इक्वल हैं। अगर तो ये लाइंस इक्वल हैं, ये और ये, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि अगर ये टी है तो फिर ये भी टी होगा। ये 100 है, पीछे 80 का एंगल रह जाता है, और वो दो टीज में डिवाइडेड है, तो यानी कि ये टी जो है ये 40 होना चाहिए।
I think that's it. X plus 40 is giving you 180, so X will give you 140 degrees. इस सवाल को करने के और भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, and if you have any method in mind which you want to verify, please be my guest in the query class. Remember I told you कि आप जो opposite arcs होती हैं, वो जो angles बनाती हैं, उनका sum 180 होता है. और then I told you that same thing in a different way कि अगर आप एक circle बनाते हैं, right, और एक line, एक chord बनाते हैं, अब इस chord से एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, और इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज है. Now imagine this chord getting towards the center. अब जब सेंटर पे आएगी तो एक इंट्यूटिव सी विजुअलाइजेशन है ये कि सेंटर पे जब आएगी, मतलब वो एक कॉर्ड ही है टेक्निकली, लेकिन अब सेंटर पे आके इट बिकम्स अ डायमीटर. तो ये एंगल और ये एंगल, इसका अभी भी सम जो है वो 180 ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो सेंटर्ड है तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90-90 के होंगे, मतलब perfectly 180 डिवाइड हुआ होगा 2 में. So long story short, this is the diameter, और diameter जो है वो circumference के ऊपर हमेशा right angle यानी कि 90 का एंगल ही बनाता है. रेडियस 6 है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है ए बी डी का, यानी कि इसका. अच्छा, ये 30 है, ये डी सेंटर दिया हुआ है, यानी कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. सो इफ ओके, एंड और ये पूरा डायमीटर है, तो ये एंगल 90 का हो जाएगा, ये 90 का एंगल है, तो ये एंगल जो है वो 60 का हो जाएगा क्योंकि ये 30 है. मतलब मैं इस एक बड़े ट्रायंगल को अब देखने लग गया हूँ. डायमीटर ने 90 का एंगल बनाया हुआ है, तो ये 60 हो जाएगा, वो 30 है. तो 30 60 90 का हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी ए सी साइड 12 होगी, क्योंकि रेडियस 6 दिया हुआ है ना, यानी कि ये 6 है, तो पूरी लेंथ 2 टाइम्स ऑफ दिस होगी.
30 60 90 के ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये रेशो होती है और ये साइड 12 है, ये वाली साइड, तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 स्क्वायर रेशो 6 √3 ये आ जाएंगी साइड्स। अब हमने कौन सी साइड निकालनी है, हमने एरिया निकालना है ए बी डी का। आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट देयर। तो ए बी साइड 30 के सामने है, सो ये 6 है, ये 30 60 90, तो ये 6 हो गई। अच्छा ये साइड 6 है, रेडियस भी 6 है, यानी कि ये साइड भी 6 है और ये भी रेडियस है, ये भी 6 8 एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो ये जो ए बी डी जिसका पूछा हुआ है ना, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड 6 है। सो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36, which gives you 9 √3। इट्स अगेन अ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन जहाँ पे आपने बताना है कि क्वांटिटी ए बड़ी है या बी बड़ी है, ये दोनों इक्वल हैं या आप नहीं बता सकते हो। अच्छा क्वांटिटी ए है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। लेट मी जस्ट हाईलाइट ट्राइंगल ए बी सी, साइड पे लिख लेता हूँ क्वांटिटी ए को और क्वांटिटी बी को। सो क्वांटिटी ए में पैरामीटर इस ट्राइंगल का दो साइड से उसकी रेडियस है, तो ये 2 टाइम्स रेडियस प्लस वट एवर दिस बी सी लेंथ इज, यानी कि दिस इज डायमीटर प्लस द लेंथ बी सी। क्वांटिटी बी है पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। सो शेडेड रीजन एज यू कैन सी ये वाला है और इसका पैरामीटर, इसकी बाउंड्री की लेंथ जो है वो ये होनी चाहिए, यानी कि बी सी दिस लेंथ प्लस दिस आर्क की लेंथ। अब ये आर्क की लेंथ में निकाल सकता हूँ सेंट्रल एंगल से। I mean it will have 120 out of 360 of the whole circumference. So अब मेरे पास क्वांटिटी A बन जाती है BC plus D, and if I cancel it out तो ये बन जाती है BC plus pi/3D। अब तो दो इसके तरीके हैं कंपेयर करने के। एक तो ये है कि मैं pi/3 को देखूं, पाई की वैल्यू 3 से बड़ी होती है ना, तो pi/3 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अब वो ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी बी के अंदर डायमीटर से मल्टीप्लाई होगा
तो वो ग्रेटर देन डायमीटर आएगा। तो एक तो ये तरीका है कि यार मेंटली सोच लिया कि यार क्वांटिटी बी बड़ी है। दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं दोनों में से अभी दोनों क्वांटिटीज हैं, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, दोनों में से बी सी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डी रह जाएगा और क्वांटिटी बी में जो है पाई बाय 3 डी रह जाएगा। मैं क्वांटिटी बी को यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ। अच्छा, फर्दर मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3d रह जाएगा और वो पाई डी रह जाएगा। अब अगेन यहाँ से भी आप बता सकते हो कि वो 3 टाइम्स डी है और वो 3.14 समथिंग टाइम्स डी है, तो वो बड़ा होगा। आप फर्दर डी से डिवाइड कर दो, 3 और पाई है जिसमें पाई बड़ा है। एनीवे, पोटैटो पोटैटो मोर पोटैटोज, क्वांटिटी बी इज डेफिनेटली बिगर। ये एक सर्कल है इसके अंदर, और एक इस सर्कल को अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊं और फिर वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो मेरे पास स्फेयर बन जाएगा। उस स्फेयर के अंदर एक स्पेस है जिसको वॉल्यूम कहते हैं। उस वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज ऑफ कोर्स अ रेडियस, और उसी बॉल का, उसी स्फेयर का एक सरफेस का एरिया है which I can calculate by using the formula 4 pi r square। ब्रीफली सिलेंडर्स को देख लेते हैं कि वही जो एक सर्कल है उसको मैं अगर एक एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करूं, मेरे पास एक सिलेंडर बन जाएगा। अब इस सिलेंडर का भी अंदर एक स्पेस है तो एक वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम को मैं निकाल सकता हूं यूजिंग द फॉर्मूला pi r square h, where r is basically the diameter of one of those circular faces, both of those circular faces actually, एंड सरफेस एरिया में इस चीज़ से निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसमें वॉल्यूम को जो मैंने याद किया था वो ये था कि पाई आर स्क्वायर से ये एरिया आ जाएगा, राइट? और उसको मैंने एक्सट्रूड किया अगेंस्ट अलोंग एच, सो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया एच से। सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच गिव्स मी द वॉल्यूम। सरफेस एरिया को अगर आपने समझना है तो दो सरफेसेस हैं, एक तो ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। दोनों का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, दूसरी सरफेस ये वाली है। अगर आप नोट करो, अगर लेट्स से टेक अ पेज एंड मेक अ सिलेंडर आउट ऑफ इट। उस पेज को अगर आप सिलेंडर बनाते हो और अगर वापस खोलते हो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। यानी कि जब आप उसको सिलेंडर बना रहे हो तो ये जो एरिया है जिसको मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क किया हुआ है, उसको जब आप खोलते हो तो वो रेक्टेंगल का एरिया है, राइट? रेक्टेंगल का एरिया क्या है? दैट हाइट इनटू द लेंथ। ये लेंथ जब आप उस पेज को सर्कुलर बंद करते हो तो वो सर्कमफेरेंस बन जाती है ना। तो हाइट इनटू द लेंथ ए के ए द सर्कमफेरेंस। सो जो इस सरफेस का एरिया है, let me mark it in a different color, इस सरफेस का जो एरिया है that is the height into the length or circumference, जो रोल करने से बन जाता है into 2 pi r। So that is basically me explaining कि surface area of a cylinder 2 pi r square plus 2 pi r h क्यों होता है। एक और चीज़, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम करो ना तो वो थर्ड एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता है। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर एक इंटीरियर एंगल ये और एक ये। अब थर्ड एक्सटीरियर एंगल आप इन दोनों में से किसी लाइंस को भी एक्सटेंड करके बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बी सी को एक्सटेंड करते हो और फिर उस लाइन से दूसरी लाइन पे बनाते हो एक एंगल जिसको डी कहा हुआ है यहाँ पे, तो ये डी जो है ना, ये इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम की इक्वल है। आप थर्ड एक्सटीरियर एंगल इस तरह से भी बना सकते थे कि आप ए सी को एक्सटेंड करते और फिर इस एक्सटेंशन से दूसरी लाइन पे बनाते, तो ये भी एंगल डी होता और ये भी जो है इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता। सो किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे अगर आप, तो वो थर्ड एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा।
तो एक रैंडम क्वेश्चन है कि सम बताओ 7 के सारे मल्टीपल्स का जो कि 100 और 450 के दरमियान में आते हैं। 100 और 450 के दरमियान में 7 के मल्टीपल्स। 100 के बाद जो पहला मल्टीपल आता है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 100 बाय 7 करो, दैट गिव्स यू 14 पॉइंट समथिंग, राउंड दैट अप, यानी कि 7 into 15 गिव्स यू 105। करते 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 लास्ट मल्टीपल है 450 बाय 7 करो, whatever that gives you, round it down, gives you 448। अब हमने सम निकालना है। अभी 7 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 7 का जंप होगा इनमें, यानी कि ये इक्वली स्पेस सेट है। और इक्वली स्पेस सेट का काउंट हम निकाल सकते हैं, बल्कि इक्वली स्पेस सेट की ओके, हाउ डू वी कैलकुलेट? सो एवरेज का फॉर्मूला है सम बाय काउंट। क्या हम इक्वली स्पेस सेट की एवरेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल, वी कैन कैलकुलेट द एवरेज by just taking the average of the first and the last term, as I explained in the stats वाला lecture। sum हमने निकालना है, count निकालने के लिए the last term minus the first term divided by the difference plus 1। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ये 105 plus 448, 105 plus 448 divided by 2 is giving me 276.5. So I can write it down as 276.5 equals 448 minus 105. 448 minus 105 divided by 7 plus 1 gives me 50. So this is sum by 50, and the sum comes out to be 276.5 into 50, which is 13,825। इसका एक और भी मेथड मेरे ज़हन में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर मैं इन एक्सट्रीम मल्टीपल्स का सम देखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 105 और 448 का सम देखूं, 105 और 448 का सम देखूं, तो 105 प्लस 448 जो है वो 553 बन रहा है। अब 105 के बाद जो 7 का मल्टीपल होगा वो होगा जी 112, और 448 से पिछला मल्टीपल जो होगा वो होगा 441। अब 441 का 112 के साथ जब मैं सम देखता हूँ, 112 प्लस 441, तो वो भी 553 बन रहा है। तो मुझे काउंट पता चल जाए अगर, जो कि मैं निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला से। ये टोटल 50 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर 25 पेयर्स हैं, राइट? और हर पेयर का सम 553 है। तो लेट मी जस्ट डू दैट क्विकली इफ दैट गिव्स मी द करेक्ट आंसर और नॉट। सो 25 into 553 सम होना चाहिए। 25 into 553 also gives you 13,825।